नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे ख़ास कार्यक्रम तरकश में। और आज हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान इरा सिंकल। ये ख़ास इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 2014 में सिविल सर्विस में टॉप किया है, और इसलिए भी ख़ास हैं कि इन्होंने जो जज्बा दिखाया है लड़ने का, उसके बाद हज़ारों लोगों के लिए एक नई राह भी खोल दी है। इरा, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, थैंक यू। इरा, आपका अगर मैं पिछले 5 साल में कहूँ, काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन आपने अपने हौसलों के ज़रिए उस पर जीत हासिल की है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा 2010 से। क्या हुआ, कैसे ये सफ़र आगे बढ़ा और क्या क्या हर्डल्स आपके साथ? मैंने 2010 में एग्ज़ाम दिया था। मेरा फाइनल लिस्ट में 2011 में नाम था। मेरे को बाय लॉजिक, बाय रैंक मुझे IRS कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज मिल रही थी, बट क्योंकि मैं मेडिकली उस क्राइटेरिया में नहीं थी जो उसके लिए अलाउड थे, तो मुझे वो सर्विस नहीं दी गई। एंड डिपार्टमेंट्स को समझ नहीं आया कि वो कैसे दें, क्योंकि वो पॉलिसी उन्होंने पहले से बनाई हुई थी, तो पॉलिसी के अगेंस्ट कैसे जाएं ये वो नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। तो 2012 में उन्होंने मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया एंड मुझे कोई भी सर्विस नहीं दी गई। तो देन आई वेंट टू कैट, एंड कैट में मैंने फिर केस फाइल किया एंड मैं लड़ी, तो उसका जजमेंट 2014 में आया। लेकिन जब आपने एग्ज़ाम पास किया 2010 का एग्ज़ाम, और उसके बाद जब आप कैट तक गए, उसके दरमियान अलग लोगों से मुलाकात हुई होगी, या फिर मैं कहूँ DOPT से बात हुई होगी। किस तरह के एक्सक्यूज़ेस थे, या फिर मैं कहूँ कि इस तरह के नियम बने हुए थे कि शायद वो एक बड़े हर्डल्स थे? कभी सोचा नहीं गया था कि शायद आप जैसे एक लड़की वो तमाम डिफरेंट बर्ड्स को क्रॉस करते हुए उस शिखर तक पहुँचेगी? हाँ, ऐसा ही था कि किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसी क्वालिफ़िकेशन, एक्चुअली वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है और एक फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो किसी ने सोचा नहीं था कि किसी की फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स कोई पूरी कर लेगा, बट फिर वो उनमें से किसी फंक्शनल क्लासिफिकेशन का नहीं होगा। तो इस वजह से उन्होंने एक उसमें डिफरेंस लगा जो मेरे केस में हुआ, एंड इस वजह से मुझे सर्विस नहीं दी गई। एंड वहाँ पे लोगों को समझ नहीं आया कि ये केस को हम हैंडल कैसे करें। मतलब आपने सबको, मैं कहूँ कि एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया कि शायद वो करना भी चाहते होंगे तो शायद उनसे मजबूरी रही होगी, हाँ, वो नहीं कर पा रहे थे। तो फिर आपने डिसाइड क्या किया और कैसे डिसाइड किया? एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं तो अगला पेपर देती हूँ, मुझे तो IAS या IFS ऑफिसर बनना था, तो ठीक है दोबारा पेपर देती हूँ। बट उस पीरियड में जब बाकी लोगों को मेरे के उस केस के बारे में पता चला, तो जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ ये पहले हुआ था या हो रहा था उस टाइम पे भी, वो मेरे पास आए और मेरे को काफ़ी फ़ोन आए, एंड लोगों ने कहा कि आप क्या करने वाली हो, ऐसे ये है, मेरे साथ भी है। तब मुझे लगा कि उनकी किसी की भी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो उस केस को लड़ पाते, वो अपने लिए सीट ले पाते। तो मैंने सोचा कि चलो मैं लड़ती हूँ, मैं केस फाइल करती हूँ। मैं फाइनेंशियली वेल ऑफ थी कंपैरेटिवली, और मैं कर सकती थी। एंड दूसरी चीज़ मुझे लगी शायद मेरे जजमेंट के बाद इन लोगों को मिल जाएगी सीट्स, तो ऐसा नहीं हुआ। बाकी लोग अभी भी लड़ रहे हैं, पर मेरा एम उस टाइम पे ये था। लेकिन आपने एक नज़ीर, एक रास्ता खोल दिया उन लोगों के लिए। हाँ, मैं होप करती हूँ। और जब आपको सर्विसेज नहीं मिली, उस वक्त कभी कोई मायूसी आपको लगी हो, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि शायद नहीं ये मेरा रास्ता नहीं, या फिर इस पर आगे नहीं बढ़ना है कुछ? नहीं, मैं नेगेटिव होके सोचती नहीं हूँ। मेरी कैपेसिटी नहीं है नेगेटिव होके जीने की, डिप्रेस होके जीने की। तो मैं तो सिर्फ ये देखती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, और कुछ करेंगे, या और कुछ करना होगा। तो अभी इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं उसको प्रैक्टिकली सोचती हूँ कि इसे कितना मैं सॉल्व कर सकती हूँ, कहाँ तक और कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। अगर वो नहीं होता है, ये चीज़ बाई चांस हो गई सॉल्व, बट अगर ये नहीं होती तो मैं कुछ और करती, या जैसे मैंने पेपर दोबारा दिया तो मैं पेपर देती रहती। और क्या शुरू से ही जब आपने, मैं कहूँ कि स्कूल ज्वाइन किया, कॉलेज पहुँचे, शुरू से आपका ड्रीम था कि सिविल सर्विसेज में आपको आना है, या फिर कुछ और रूट रहा हो, उसके बाद किसी को देखा हो या किसी ऐसे शख्स को, ऐसे अधिकारी को, उसके बाद आपका मूड बना? नहीं, मेरे को सिविल सर्विसेज में बचपन से आना था, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब देश सेवा के और सोशल सर्विस के 2 ही तरीके होते थे। एक मुझे लगता था डॉक्टर बन के है, और दूसरा सर्विसेज में आके, तो IAS या IFS करके था। तो बहुत पहले से था। मैंने MBA और इंजीनियरिंग इसलिए करी बिकॉज़ इसकी तो कोई गारंटी नहीं है इस एग्ज़ाम को आप पास कर लोगे। तो ये था कि ठीक है, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे मेरे लिए, बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो मैंने सोचा पहले वो करते हैं, एटलीस्ट एक बेस बनाते हैं और एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं
बिकॉज़ ये ऐसा जॉब है कि यहाँ पे आपकी गलती बहुत लोगों की लाइफ्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो मैंने सोचा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वर्ल्ड का लेते हैं, दुनिया का लेते हैं। MBA करके मैंने वो सीखा सबसे ज़्यादा। यानी डॉक्टर बनने का सपना, इसके बाद इंजीनियरिंग और फिर MBA और उसके बाद सिविल सर्विसेज। एक ऐसा रूट है, मैं कहूँ कि शायद हर किसी के बस का नहीं है, लेकिन क्या ऐसा पॉजिटिव आपको दिखता है जिसके चलते इरा सिंघल ने उन तमाम हर्डल्स को न सिर्फ क्रॉस किया बल्कि जिस जीत के साथ आप आगे बढ़ी हैं? बट ऐसा था कि मतलब ठीक है, मुझे जो उस टाइम पे नेक्स्ट स्टेप दिखता था मैं वो कर रही थी। जो भी नेक्स्ट पड़ाव था ज़िंदगी का, जो भी उसके बाद प्रैक्टिकल चीज़ थी, मैंने वो की। तो 2014 में जब आपको फैसला आपके पक्ष में आया और आपने ज्वाइन किया, उस वक्त फिर क्या आपके जहन में रहा कि किस तरीके से आपको सेवा करनी है, क्योंकि आप जो चूज़ करना चाहती थी, शायद ऑप्ट करना चाहती थी, वो आपको नहीं मिला? तब मैंने ये सोचा था कि ठीक है, ये सर्विस भी अच्छी है। एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब था, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है ये, जो कि मैंने अभी डिस्कवर भी किया है। मैंने कहा ठीक है, जब मैंने इसको चूज़ किया था, ये मेरी थर्ड प्रेफरेंस थी। तो जब मुझे मिला तो मैंने सोचा ठीक है, शायद क्योंकि मेरा 2010, 11 और 13 तीनों एग्ज़ाम में सेम सर्विस में सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे लगा मुझे सिग्नल मिल रहा है भाई तुम्हें यही करना है, इसी सर्विस में तुम्हें रहने वाले हो, तो ठीक है। मैं ये भी मानती हूँ कि लाइफ आपको जब सिग्नल्स देती है, वो आपको ये बता रही है कि आप जो करना चाहते हैं वो आप इस तरह से अचीव कर लेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, इस सर्विस में ही रह के काम करेंगे। इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें इंटर डिपार्टमेंटल पोस्टिंग्स मिलती हैं, वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू IAS, बट अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, मैं यहाँ से पोस्टिंग्स लेके यहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का काम वो करूँगी, बाकी यहाँ का जॉब भी अपने में बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब जबकि आपको जो चाह रही थी आप शुरुआत से सपना, वो अब पूरा हुआ है, अब क्या एम होगा? आप क्या एम है या क्या आप ऐसा करना चाहेंगी जो आपको लगता है कि जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर होगा? मैं एक्चुअली एक IAS ऑफिसर जो चीज़ें हैंडल करता है, मैं उस टाइप की चीज़ें हैंडल करना चाहूँगी। और मेनली ये है कि जो काम मुझे दिया जाएगा उसे ढंग से करूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है हम लोग को ये जो सर्विस है, इस सर्विस में सबसे ज़्यादा आप इफ़ेक्ट देते हैं अपने देश को। सबसे ज़्यादा आपके हर एक्शन का इफ़ेक्ट इतनी लाइफ्स पे पड़ता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपको चीज़ें इंप्रूव करने की, लोगों की लाइफ्स को बेटर बनाने की। तो मेरे पास जो भी काम आएगा मैं उसे ढंग से करना चाहूँगी। लेकिन फिर भी कुछ तो सोचा होगा इस दरमियान, पिछले 4 साल में जो आपने देखा अपने साथ या फिर अपने जैसे हज़ारों युवाओं के साथ, हाँ। उसको लेकर कोई एक जहन में आया होगा? मेन चीज़ जो मुझे सबसे बड़ी इशू जो मेरी लाइफ को इफ़ेक्ट किया और जो मेरे आसपास बहुत लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा था, वो ये था जो सर्विसेज का क्राइटेरिया था डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, PH कैंडिडेट्स के लिए। मैं उसको थोड़ा रैशनलाइज करने की कोशिश करना चाहूँगी। और क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हैं तो उसके बाद आपका दायरा बढ़ जाता है, आपका जो लेवल है, जो आपके टारगेट्स हैं, वो बड़े हो जाते हैं। कैसे बदलेंगे और क्या बदलना चाहेंगे जो इस वक्त देश में सिस्टम है? मुझे लगता है सिस्टम को थोड़ा प्रोग्रेसिव होने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि स्टेटस को और नई चीज़ करते हुए हम ज़्यादा डरते हैं, विच इज़ वाई हमारे देश में इनोवेशंस भी कम होती हैं, बिकॉज हमें सिखाया ही नहीं जाता कि कुछ नया करो। बचपन से कहा जाता है ये ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही करो। तो ये एक चीज़ है जिस पे मैं सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सिस्टम को इनोवेशंस को डेवलप करने की, नया सोचने की, हटकर सोचने की, लिबरल बनने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा है कि जब तक कोई भी शख्स या कोई भी युवा इस सिस्टम से बाहर होता है तो सिस्टम को बदलने के लिए उसके पास कई सारे, मैं कहूँ, आइडियाज़ होते हैं, वो बदलना चाहता है। लेकिन जब एक बार वो सिस्टम में चला जाता है तो ऐसा लगता है कि सिस्टम उसको अपने हिसाब से ढाल लेता है। कहीं इरा तो वैसी नहीं होगी? नहीं, मेरे को बहुत बार लाइफ में कोशिश करी गई है सिस्टम में वो होने के लिए, मैंने चेक कर लिया है मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे जो करना है मुझे वो ढंग से करना आता है, मैं इन्फ्लुएंसेस में नहीं आती, अपने काम को मैं सिंसियरली करती हूँ एंड अपनी सिचुएशन जो है उसके हिसाब से जो मुझे सही लगता है मैं वो करती हूँ। कभी आपको ऐसा लगा, या मैं कहूँ कि पढ़ाई के दरमियान या फिर आप घर के साथ जब फैमिली के साथ होते हैं या फिर आप बाहर घूमने जाते हैं, कभी कोई ऐसा जहन में आया कि शायद अगर ऐसा होता या मैं इस पोस्ट पर होती या मैं इस सिस्टम में होती तो
इसको सबसे पहले बदलती? कभी कोई ऐसी चीज़? एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत सिली भी है, पर दिल्ली में मैं ऑटो वालों से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे कोचिंग जाने में या कभी भी दिल्ली में घूमने में ऑटोज़ का बहुत बहुत टॉर्चर सहना पड़ा है। और नॉट जस्ट दिल्ली, अभी मैं हैदराबाद में हूँ, वहाँ पे भी सेम हाल है। तो आई थिंक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ वन थिंग जिसका हम सबको बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, एंड छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट की वो है जिसको सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिसाइड्स दैट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमियां हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ है, बट हमारे देश में टॉयलेट्स नहीं हैं, डस्टबिन्स नहीं हैं, तो लोगों को कूड़ा इधर उधर ही फेंकना पड़ता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन में जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड मुझे अगर उन पे काम करना होगा तो मैं पहले वहाँ से स्टार्ट करूँगी। आपका कोई प्रेफरेंस? जो टॉपिक सबसे मेरे क्लोज है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट एंड डिसेबल्ड सेक्टर्स, डिसेबल्ड पीपल एंड डिसएडवांटेज सेक्टर्स का डेवलपमेंट है। तो दैट इज़ अनदर फोकस ऑफ माइंड, बट उसमें एक सिस्टम का पार्ट बन के काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं। सिस्टम का पार्ट होने के बाद एरा कई सारी प्रैक्टिकल दिक्कतें होती हैं, आपने देखा होगा इस सर्विस के दरमियान। उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, आप कैसे कर रही हैं, मैं ये समझना चाहूँगा। अभी तो देखिए मैं ट्रेनिंग पे हूँ, तो कोई ऐसी दिक्कतें हमें नहीं आ रही हैं। बाकी मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि देर आर पीपल हु आर विलिंग टू चेंज थिंग्स एंड दे आर विलिंग टू हेल्प यू चेंज थिंग्स, एंड लोग प्रैक्टिकल सोचना चाहते हैं, लोग इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। एंड मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सिस्टम के साथ काम करना सीख लेता है, एंड सिस्टम से जो मैं रिजल्ट्स चाहती हूँ वो निकालना सीख लेती हूँ। मैं यहाँ पर रुकूँगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद इरा से समझेंगे कि जो रिजल्ट आया इसके पीछे की मेहनत क्या थी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तर्कश, और हमारे साथ हैं सिविल सेवा में इस बार टॉपर इरा सिंघल। इरा, मैं आता हूँ आपकी तैयारी के सिलसिले में, क्योंकि लाखों छात्र हैं, छात्राएँ हैं जो कि सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले उनके लिए किस पैटर्न के ज़रिए पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, क्या आप कहेंगी जहाँ पर ख़ास ध्यान रखना चाहिए? मैंने 2010 में मेनली पढ़ाई करी थी, उसके बाद से तो मैंने कुछ खास किया नहीं है। उस समय प्रीलिम्स में आपका ऑप्शनल होता था, तो मेरा ज्योग्राफी था, एंड मेरी इस वजह से ज्योग्राफी की बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी, क्योंकि जब आपको ऑप्शनल एक प्रिलिमिनरी में चाहिए होता है तो आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको बहुत वास्ट उसकी नॉलेज हो जाती है, आपको छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स पता हो जाते हैं। तो मुझे उसने बहुत हेल्प किया था उस टाइम पे, जिसका रिज़ल्ट अभी मुझे मिल रहा है। बट अब का जो पैटर्न है उसके लिए मैं ये कहूँगी, दिस पैटर्न इज़ वेरी एनालिटिकल। तो इसमें मेन चीज़ जो होती है वो ये है कि आपका एनालिसिस हर चीज़ को आप सिर्फ एनालाइज करें और उसका आपको रिज़ल्ट बनाना होता है। ये नहीं चाहते कि आपने कुछ रटा हुआ है और आपको जाके उगल दें। एंड इनफैक्ट मैंने एक चीज़ और देखी है, मैंने पर्सनली किसी टॉपिक पे बहुत मल्टीपल व्यू पॉइंट्स नहीं पढ़े थे। मैंने सिर्फ टॉपिक का बेसिक पढ़ा था कि सिचुएशन क्या है। एग्ज़ाम में मैंने हर सिचुएशन को अपने आप से उसी समय एनालिसिस करके लिखा है। एंड शायद आप प्रिपेयर करके नहीं भी जा सकते, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 100 जगह से सेम टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। तो क्या पहले के पैटर्न में ऐसा था कि जो एक शब्द यूज़ करते हैं तैयारी करने वाले छात्र छात्राएँ, किताबी कीड़ा, वो ज़्यादा अहम होता था, और अब आपकी रीजनिंग जो है, प्रैक्टिकल रीजनिंग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है? अब तो प्रैक्टिकल रीजनिंग डेफिनेटली है, सो दिस इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट। बट जब से मैंने अटैम्प्ट दिया तब से प्रैक्टिकल रीजनिंग का काफ़ी स्कोप था पेपर में, अब बहुत ज़्यादा है। पहले क्वेश्चंस थोड़े थ्योरेटिकल भी होते थे, एंड सिचुएशन के बारे में आपसे पूछते ये क्या सिचुएशन थी, अब वो चीज़ नहीं पूछी जाती है। अब ये पूछा जाता है ये हुआ क्या आपको सही है, ये आपको लगता है इससे क्या इफ़ेक्ट होगा, इसका क्या बैकग्राउंड है और आपके हिसाब से फ्यूचर में क्या डेवलप होगा, या इसमें और क्या हम कर सकते हैं और क्या एंगल्स हैं। एंड मेनली ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लस जब प्रिलिमिनरी में ऑप्शनल होता था तब तो रटने का हो ही जाता था, बिकॉज़ आपको वो 150, 150 या 120 क्वेश्चंस करने होते थे, तो उसमें तो आप वही चीज़ करेंगे। तो वो सब चेंजेस तो अच्छे चेंजेस हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके बारे में जानते हैं कि आप बहुत कम घंटे पढ़ती रही हैं। कम घंटे मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ज़्यादातर मैंने सुना है या मैंने देखा है कि जो तैयारी करते हैं यूथ जो आजकल है, वो 15 से 16 घंटे, 18 घंटे की बात करता है। आप क्या सजेस्ट करेंगी यूथ को? मैं कहूँगी जितनी देर पढ़ लो उतनी देर सिंसियरली पढ़ो। मुझे नहीं लगता कोई भी 15 से 18 घंटे पढ़ सकता है, क्योंकि आप आधा टाइम सिर्फ किताब खोल के बैठे होते हैं,
और आप अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं मैं किताब के सामने तो बैठा हूँ, तो शायद सिर्फ देखने से किताब सब मेरे दिमाग में जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपको जितनी देर पढ़ना है, आप सिंसियरली अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए ना। क्योंकि जो बच्चे मैं कहूँ 10th 12th क्लास में होते हैं, जब उनके जहन में आता है कई बार कि सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो उनके सामने एक हवा क्रिएट होता है कि बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारा सिलेबस होगा, बहुत सारे घंटे पढ़ने पड़ेंगे, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या वाकई ईरा ने सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई? नहीं, ऐसा नहीं था, मैं छोड़ के जी ही नहीं सकती हूँ। पर ऐसा तो है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बिकॉज आपकी नॉलेज इज सपोज टू यू आर सपोज टू बी एन एनसाइक्लोपीडिया एंड नॉट ऑफ फैक्ट्स बट ऑफ एक्चुअल नॉलेज, विच मीन्स आपने चीज़ों को एनालाइज किया है, आपने चीज़ों को समझा है, आपने उनको हर पर्सपेक्टिव से देखा है, तो वो चीज़ आपको होनी होती है। एंड इसकी वजह से आपको पढ़ना तो बहुत पड़ता है। मैंने 2010 में क्योंकि स्टार्ट किया था तो मेरे लिए थोड़ा इजी था। जो पैटर्न्स चेंज होते गए मुझे सिर्फ अपडेट करना था। 2010 में मैंने ऑप्शनल पे बहुत मेहनत करी थी, बट जीएस की इतनी नहीं करी थी, जीएस अपडेट होता रहा। तो अब क्योंकि पेपर लार्जली जीएस बेस्ड है, आपका स्कोर लार्जली जीएस पे डिपेंड करता है, तो मुझे लगता है इतने घंटे पढ़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पढ़िए, या थोड़ा भी नहीं, जितना आपको ज़रूरत लगती है उतना पढ़िए। आपको सिर्फ अपना नॉलेज बेस बढ़ाना है, आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ पे जाके आप एनालिसिस कर पाएँ, ये आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि जो आपने कहा कि जीएस को लेकर बेसिक फोकस होता है, इसी को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे देखते हैं छात्र। क्या आपके पास है जो आप बताना चाहेंगी ताकि उनकी टेंशन कुछ रिलीज़ हो जाए, उनको लगे कि नहीं ये बहुत टफ जॉब, मतलब टफ वे नहीं है, बल्कि आसानी से आप इसको मीट आउट कर सकते हैं? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जीएस के लिए कोई तरीका नहीं है। आपको सिर्फ एक एनसाइक्लोपीडिया बनना पड़ता है, आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक अच्छा तरीका ये होगा कि आप अपने दोस्तों से ना टॉपिक्स को डिस्कस करिए कि आप एक्चुअल लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको एनालिसिस अपने दोस्तों के साथ करिए। जब आप किसी से बात करके एनालिसिस करते हैं तो आपको एक नया एंगल मिलता है, एक नया सोचने का तरीका मिलता है। तो ये एक अच्छा तरीका है जीएस को पढ़ने का। बाकी आपको नॉलेज बेस तो एक बार क्रिएट करना ही पड़ेगा। बहुत घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉलेज बेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और मेन एग्ज़ाम को लेकर क्या आपकी एडवाइस होगी? मैंने एक्चुअली हमेशा सिर्फ मेंस की तैयारी करी है, मैंने कभी प्रिलिमिनरी की तैयारी नहीं करी है, सिवाय फर्स्ट अटैम्प्ट के, क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शनल था प्रिलिमिनरी में। बट अदरवाइज़ मैंने हमेशा फोकस मेंस को रखा है। मुझे लगता है अगर आप मेंस फोकस करके पढ़ते हैं तो लार्जली आपका प्रिलिम्स का कोर्स भी कवर हो जाता है, बिकॉज अब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी कुछ एनालिसिस एंड काफ़ी कुछ डिडक्टिव होते हैं, तो वो कवर हो जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इसके थर्ड पार्ट में आता हूँ जो सबसे क्रूशियल माना जाता है, दैट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू में किस तरह का मैं कहूँ कि एक फियर है जो शायद अब तक बहुत सारे यूथ के जहन से निकलता नहीं है, या क्या ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आकर वो यूथ एक बड़ा हर्डल बन जाता है उसके और इस सर्विसेज के बीच में? एक्चुअली मेरा क्योंकि एमबीए बैकग्राउंड था तो इंटरव्यू मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था, बट मुझे पता है कि मोस्टली लोगों को इंटरव्यू से बहुत डर लगता है। उसका रीज़न ये होता है, हम ये सोचते हैं पता नहीं हमारे में क्या कमी है जो सामने वाला देख लेगा। पर अगर आप ये सोच के जाएंगे कि मेरे में कमियां हैं और सामने वाला सिर्फ मेरी कमी ढूंढने के लिए बैठा है, तो ऑब्वियसली उसके कमियां ही दिखेंगी, क्योंकि आप जिस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं वही सबसे ऑब्वियस हो जाती है। मेरे हिसाब से वो लोग आपको लेने के लिए बैठे हैं वहाँ, उन्होंने ये नहीं सोचा है कि हमें इसे निकालना है। आपको उन्हें रीज़न देना पड़ेगा कि वो आपको नहीं दे नंबर, तो वो आपको नंबर देना चाहते हैं, आपके ऊपर है कि आप उन नंबरों को ले नहीं रहे हैं। कॉन्फिडेंस से जाइए, अपने बारे में पॉजिटिव रहिए, अपनी अच्छाइयाँ ढूंढिए, अपना सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छा कीजिए, ऑनेस्ट होइए अपने साथ। कुछ गलतफहमियाँ मत पालिए कि मेरे को ये अच्छा, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या मैं ये चीज़ बुरी करता हूँ। जैसे कई लोग होते हैं हिंदी मीडियम के, उन्हें लगता है मेरी तो लैंग्वेज काफ़ी ख़राब है, इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, मेरा तो इंग्लिश बहुत बुरी है। कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में ट्राई तो करिए। लार्जली मुझे लगता है पैनलिस्ट्स आर वेरी नाइस, वो आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। आप जब उस चीज़ को एक बड़ा इशू बनाएंगे कि मेरी इंग्लिश ख़राब है और आप उस बारे में फ़ोकस रहेंगे और आप नर्वस हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे अरे ये तो मेरी इंग्लिश जज कर रहे हैं, तो आपके नंबर कम होंगे शायद। मेरे हिसाब से आप उन चीज़ों पे मत फोकस कीजिए। आपको अगर हिंदी में बोलना कंफर्टेबल लगता है तो आप एक बार प्यार से पैनलिस्ट से ढंग से पूछ लीजिए कि सर क्या मैं आपको हिंदी में बात करके दिखा दूँ, आप मेरे से हिंदी में बात करेंगे, क्या मैं हिंदी में अपने पॉइंट्स आपसे एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो वो मान जाएंगे, उनको आपको ज़बरदस्ती नहीं निकालना है। वो बात अलग है अगर पैनलिस्ट को खुद नहीं हिंदी
इतनी समझ आती है, वो इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो शायद लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज कोई एक प्रॉब्लम नहीं है नहीं, वहाँ बट पे। लार्जली लोगों का कॉन्फिडेंस उनके लैंग्वेज स्किल्स पे डिपेंड करता है, तो ये बहुत बड़ा इशू होता है इंटरव्यूज़ में स्पेसिफिकली। मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे इस साल, एंड सबका मेन इशू यही था कि उन्हें लग रहा था मेरे लैंग्वेज स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो मुझे तो निकाल दिया जाएगा। कभी ऐसा लगा हो इरा आपको इंटरव्यू के दरमियान, या किसी भी उसमें जब आपको लगा हो थोड़ा सा डर लगा हो, या कोई ऐसी घटना आपको याद हो? नहीं, मुझे डर इजीली नहीं लगता है, एंड मैं इंटिमिडेट नहीं होती हूँ, तो नहीं, मुझे डर इंटरव्यू में मुझे कभी कोई नर्वसनेस नहीं हुई। और जब मैंने कोई गलती करी होती है तो मुझे समझ आ जाता है तुमने गलती कर दी है, तो यहाँ पे तुम्हारे नंबर कटेंगे। तो आइडिया रहता है पहले से। हाँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ अपने आप से, तो मुझे पता होता है कि देखो तुमने ये गलत किया है। दुनिया को मैं जाके ज़बरदस्ती नहीं बताऊँगी कि देखो मैं ये गलतियाँ करके आई हूँ, पर मुझे पता होता है। अब मैं आता हूँ सपोर्ट सिस्टम को लेकर। जब शुरुआत किया आपने, पहली बार आपके जहन में आया कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, उस वक्त किस तरीके का सपोर्ट रहा, किन लोगों फैमिली में किस तरीके से आपकी बातचीत हुई, आपने उसको कहूँ एक प्लान आउट किया, और फिर कभी कोई ऐसी इस तरह से बात आई हो कि नहीं ये फील्ड शायद आपके लिए ठीक नहीं है, आप कुछ और कर सकते हैं, कोई ऐसे सजेशंस आए होंगे शायद? एक्चुअली नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। सबको यही लगता था कि तुम अच्छे से कर सकती हो, एंड बचपन से मेरे फादर भी, मेरे पेरेंट्स इनफैक्ट सब यही चाहते थे, नॉट जस्ट मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली विच वाज मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो सबको ये था कि तुम करो। एंड जब मैं क्विट करी थी तब ज़रूर मेरे पेरेंट्स को 1 मिनट के लिए लगा था कि तुम्हारी जॉब इतनी अच्छी है, क्या तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है। एंड मेरा जो जॉब था उसको छोड़ के आना, वहाँ मेरी लाइफ बहुत अच्छे से सेटल्ड थी, काफ़ी अमेजिंग प्रोफाइल थी मेरे पास, तो उनको लगा कि क्या ये रिस्क लेना चाहिए, उन्हें रिस्क लगा। दो वो चाहते थे कि मैं करूं, बट उस टाइम पे मेरे कज़न ने और मैंने थोड़ा समझाया, एंड पापा लोगों को कहा कि नहीं मैं कर लूँगी, तो उन लोगों ने कहा ठीक है, क्योंकि उनका भी मन था कि मैं करूं, पर हाँ थोड़ा सा उन्हें रिस्क ज़्यादा लग रहा था। अभी इसके एक ऐसे पक्ष पे आ रहा हूँ जो शायद थोड़ा सा परेशान करने वाला है इरा, वो ये है कि जब किसी का सिलेक्शन होता है और आपने एक प्लान कर रखा है कि आप इस ट्रेड में या फिर इस को आप चूज़ करना चाहते हैं, और वो आपको नहीं मिलता और आपको फिर एक दूसरे फील्ड पे काम करने का मौका मिलता है, क्या वाकई आप उससे न्याय कर पाते हैं? सही तरीका तो ये है, जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है उसे ढंग से यूज़ करो। जो आपको जो लाइफ ने आपको दिया है उसे रिस्पेक्ट करो, उसको पूरी तरह ढंग से करने की कोशिश करो, और किसी और चीज़ की उम्मीद में, अपने प्रेजेंट फ्यूचर की उम्मीद में अपने प्रेजेंट को मत ख़राब करो। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपका ये नहीं मिला, आपको कुछ और करने को दिया गया, तो आप उसे अच्छे से करिए। मतलब आप किसी भी जगह नहीं रहेंगे, आप कभी खुश नहीं हो सकते जब तक आप अपने प्रेजेंट में खुशी ना ढूंढें। तो मेरे हिसाब से तो जो आपको मिला है शायद आपके लिए वही सही है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में कभी जब भी पीछे मुड़ के देखा है, जब मैं ये सोचा कि अरे यार उस एग्ज़ाम में नहीं हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार तुम्हारे लिए तो यही बेस्ट था। अगर तुम्हारा उसमें हो जाता तो शायद तुम इतना अच्छे नहीं परफॉर्म करते या इतना अच्छे से सेटल नहीं होते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल IIT का मैंने एंट्रेंस दिया था तो मेरा नहीं हुआ, या मेरा बहुत लो रैंक था, तो मुझे कोई बहुत नीचे की सर्विस बहुत दूर कहीं मिल रही थी, तो तब मुझे लगा था अरे यार IIT में नहीं हुआ। बट जब मैं NSIT में गई और उसके बाद मैं जब निकली वहाँ से, तब मैंने बहुत थैंक गॉड किया कि मैं IIT में नहीं थी, क्योंकि इंजीनियरिंग मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं थी, मैं बहुत ही घटिया सा इंजीनियर होती। तो वहाँ रह के मैं बहुत प्रेशर में रहती, और मुझे आई वुडंट हैव बीन एज गुड, और मेरे वो 4 साल जो बहुत अच्छे बीते इंजीनियरिंग के टाइम पे, वो नहीं जाते कभी भी। एक आखिरी सवाल इरा, उन लोगों के लिए मैं समझना चाहूँगा आप क्या कहना चाहेंगी जो शायद देश में आप जैसे हज़ारों लोगों के लिए, यूथ के लिए, जब सर्विसेज की बात आती है तो कहते हैं कि एक फील्ड जॉब है और फील्ड जॉब में आप शायद नहीं कर पाएंगे, क्या जवाब है आपका उनके लिए? आप क्यों नहीं कर पाएंगे? मतलब ये क्यों आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे? आप ट्राई तो करिए। अगर जेन्युइनली आपकी हेल्थ नहीं अलाउ करती है तो आपको कुछ और रास्ता मिल जाएगा, आपको कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट आप एक बार ट्राई तो करिए। आप पहले से कैसे मान सकते हैं? तो ट्राई तो करिए। यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगी जो तैयारी करते हैं? मैं ये कहूँगी कि सिंसियरली पढ़ो। ज़रूरी नहीं है किसी और को देख के, किसी और से सुन के कि उसने इतने घंटे पढ़ा तो तुम्हें भी उतने घंटे पढ़ना है।
तुम्हें जितना सफिशेंट लगता है, तुम्हें जितने में याद होता है, तुम उतनी देर पढ़ो। किसी को जल्दी याद होता है, किसी को देर में याद होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये कंपटीशन दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए करो। आप दूसरों को देख के नहीं सर्वाइव कर सकते, दूसरों की लाइफ आपकी नहीं है, दूसरों की सिचुएशंस आपकी नहीं हैं। तो अपने पे फोकस करिए, ऑनेस्ट रहिए अपने आप से, जेन्युइन एफर्ट दीजिए, फेयरली पढ़ाई करिए, एंड आई एम श्योर अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो आपका ज़रूर होगा। इरा, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो तरकश में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राजसभा टीवी के साथ।